हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर। एक्सटेंशन एजुकेशन में भी जो कल हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, वो था आपका संचार। संचार में हमने कुछ बातें समझी थी, कुछ अभी हमें समझनी बाकी है। तो संचार में सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने संचार के अर्थ को समझा था, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, थोड़ा-सा संचार के बारे में भी समझा था। हमने कुछ परिभाषाओं पर बात की थी और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो प्रसार कार्य है, प्रसार कार्य में संचार का क्या महत्व होता है। इतनी चर्चा आपने कल की थी। इसके आगे भी आपने देखा था कि जो संचार है, संचार का हमने वर्गीकरण किया था। सबसे पहले हमने संचार के वर्गीकरण को मुख्य 4 भागों में बाँटा था, जिसमें आपने पारस्परिक क्रिया के आधार पर देखा, संचार के स्तरों के आधार पर देखा, संचार के साधन या फिर विधि जो है, विधि के आधार पर आपने देखा और लास्ट में आपने समझा कि एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण किया था। और हमने आपको बताया था कि ये जो वर्गीकरण किया गया है संचार का, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत एक आसान तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इसी के साथ ही साथ हमने कुछ ये वाला वर्गीकरण देखा था, जिसमें हमने संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया था, चैनल के आधार पर वर्गीकरण किया था, उद्देश्य और शैली के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। इसी के साथ ही साथ हमने दिशा के आधार पर भी वर्गीकरण किया था। आज की क्लास में हम जो समझने वाले हैं, वो आपके संचार के जो मुख्य प्रकार हैं, यानी कि संचार आपका मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है, जिसमें आप देखेंगे व्यक्तिक संचार मिलेगा, पारस्परिक संचार मिलेगा, सामूहिक संचार मिलेगा, जन संचार मिलेगा, इसी के साथ ही साथ आपको सामाजिक संचार भी ध्यान रखना है। सामाजिक संचार। तो इन्हीं पाँचों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम एक-एक करके वर्गीकरण देख लेते हैं। इस वर्गीकरण को हम देखने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जैसे जो भी टॉपिक हम आपको यहाँ पर कवर अप करवाते हैं, तो जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, उसमें एक जो आपकी 11th की बुक है, उसमें एक बड़ी अच्छी-सी चीज़ दी गई है। किसके नाम से? इसे एक माइंड मैप के नाम से। मतलब जो भी पूरा आपने चैप्टर को पढ़ा है, उसका सार आपको लास्ट में दिया गया है। तो जो भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूँगी। आप वहाँ से उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करते ही हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से हम वहाँ पर कुछ न कुछ आपके लिए सेंड कर रहे हैं। तो आप लोग अगर हो सके तो उसमें से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और कल हमने आपको वहाँ पर एक रंग योजना भेजी थी। जो आपका कलर व्हील है, कल हमने आपको वहाँ पर भेजा था, तो उम्मीद है कि आपने उसे देखा होगा। वो जो आपका कलर योजना है, वो प्रांक कलर स्कीम है, वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो एक बार उसको देखिएगा, अगर हो सके तो नोट्स में अपने उसको नोट डाउन करिएगा। हालाँकि ये चीज़ जब हमने कलर का चैप्टर पढ़ा था, तब भी वहाँ पर डिस्कस किया था। लेकिन ये जो आपने कल इमेज देखी है, ये इमेज आपके बुक की ही है, तो बुक के बैक कवर जो है उसका उसी पर दिया गया है और बहुत अच्छा फिगर है। आप आसानी से दे सकते हैं कि कौन-सा आपका प्राथमिक कलर है, कौन-सा द्वितीय है, कौन-सा तृतीय है, कौन-सा आपका ये जो एक रंगी योजना है, कौन-सा है और वहाँ पर पूरे कलर व्हील को भी दिया गया है। तो आप उसे देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और बहुत अच्छे से दिया गया है। और भी चीज़ें वहाँ पर हमने आपको सेंड की है। तो आप में से जिन्होंने भी
टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं अपने वैयक्तिक संचार की। आपने सबसे पहले क्या देखा, वैयक्तिक संचार यानी कि जो आपका इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है। ठीक, हम सभी नित्य प्रतिदिन मतलब नित्य प्रति ही स्वयं से बातें करते हैं, सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं। स्वयं से बात करना, चिंतन मनन करना, ये सोचना, विचारना, सभी आपके क्या आते हैं, ये सभी के सभी आपके वैयक्तिक संचार में आते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, उठने से लेकर रात में जब आप सोने जाते हैं, तब तक आप कई बातों का दिशा निर्देश देते रहते हैं, योजनाएँ भी बनाते हैं। जैसे आज हमें जल्दी उठना है, पढ़ाई करना है, पूजा करना है, स्कूल जाना है, स्कूल में प्रोजेक्ट तैयार करना है, ऑफ़िस जाना है या फिर बाज़ार जाना है या कोई काम आपने पेंडिंग रखा है उसको करना है। नई योजनाएँ बनाते हैं और क्रियान्वयन भी करते हैं। रात्रि में मेहमान के लिए विभिन्न प्रकार के आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाने हैं, शाम का नाश्ता बनाना है, घर की साफ-सफाई करनी है, साज-सज्जा के कार्य करने हैं। ये तमाम प्रकार की योजनाएँ आप मन ही मन करते हैं। क्या अगर आपके घर पे कोई मेहमान आया है तो क्या आप जाकर कहती हैं उससे कि हम जल्दी सो जाते हैं, हमें सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता पानी बनाना है? क्या ये चीज़ कहती हैं? लेकिन आप अपने मन ही मन तो कहती हैं। जैसे कल ही आपने किसमें देखा था, ये जो आपका अंतरा और अंतर्वैयक्तिक है, यही है आपका, ठीक? तो ये जो आप अपने ही आप से चिंतन मनन करते हैं, अपने ही आप को दिशा निर्देश देते हैं, खुद से ही बातें करते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, वैयक्तिक संचार कहलाता है। दूसरी अगर हम बात करें दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका पारस्परिक संचार, यानी कि जो आपका इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा आपने देख लिया, अब हम बात करेंगे इंटरपर्सनल, ठीक? तो 2 व्यक्तियों के बीच जो 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संचार के अंतर्गत आता है। जब हम दूसरे लोगों से बात विचार करते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, तो यही आपका पारस्परिक संचार कहलाता है। जैसे जैसे कोई है, मतलब एक आदर्श बच्चा है, वो क्या करता है? सुबह उठता है, अपने माता-पिता के पैर छूता है, उनसे आशीर्वाद लेता है या फिर भाई-बहन हैं, तो आपस में वो नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से 2 लोगों के बीच में संचार होता है। तो ये आपका पारस्परिक संचार के अंतर्गत आता है। आपने जब आपने इंटरपर्सनल देखा था, इंट्रापर्सनल देखा था, यानी कि वैयक्तिक संचार देखा था, तब ऐसा नहीं था कि आप दूसरों के समक्ष जाकर अपनी बातें कर रहे थे। आप अपने मन ही मन चिंतन मनन कर रहे थे। लेकिन जो आपका इंटरपर्सनल है, इसमें आप 2 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए बातचीत करने के लिए। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे आप हैं, आपके भाई-बहन हैं, माता-पिता हैं या फिर कोई आपके पड़ोसी हो गए, दूध वाले भैया हो गए, अखबार देने वाले भैया हो गए। तो जब 2 व्यक्तियों के बीच में संचार होता है, तो इस संचार को हम पारस्परिक संचार के नाम से जानते हैं। ठीक? तीसरी बात करेंगे हम समूह संचार की। समूह संचार क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन कल भी आपने सुना था। तो जब व्यक्ति अपने समूह के लोगों से बातचीत करता है, तो उसे समूह संचार के नाम से जानते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग समूह होता है। एक समूह तो उसका अपना निवास स्थान होता है, जिसमें उसके जो माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, चाचा-चाची हैं, भतीजा-भतीजी हैं, पुत्र-पुत्री हैं या फिर जो भी परिवार के और सदस्य हैं, उनका ग्रुप होता है। अगर आपका एकाकी परिवार है तो उसमें पति-पत्नी और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं, वो होते हैं और ये आपस में मेल-जोल इन परिवार के सदस्यों में होता है।
लेकिन जो व्यक्ति का दूसरा समूह होता है वो होता है उसका कार्यस्थल। कार्यस्थल क्या है? तो कार्यस्थल से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति नौकरी या जहाँ पर कार्य करता है। जैसे एक स्टूडेंट का जो कार्यस्थल है वो क्या होता है? तो उसका विद्यालय होता है। शिक्षक जहाँ पर आपस में मिलते हैं यानी कि विद्यालय ही होता है, जहाँ पर सारे शिक्षक आपस में मिलकर बात करते हैं, वो भी समूह ही होता है। इसी के साथ-साथ जैसे आपके पिताजी हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं तो ऑफ़िस में उनका ग्रुप होगा। इसी तरह से यदि व्यक्ति नौकरी पेशे वाला है तो कार्यस्थल या कार्यालय के लोग उसके समूह होते हैं। अगर व्यक्ति है तो स्कूल या फिर विद्यालय होगा यानी कि विद्यार्थी है। यदि व्यक्ति व्यवसायी हो तो दुकानदार और ग्राहक उसका समूह होगा। इसी तरह से उनके जो समूह में बातें चलती हैं वो क्या होती हैं? वो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ठीक? ये आपने समझा। क्या आपने सबसे पहले समझा इंडिविजुअल यानी कि जो कि आपका इंट्रापर्सनल है, फिर आपने इंटरपर्सनल समझा, ग्रुप कम्युनिकेशन समझा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है? सामाजिक संचार। सामाजिक संचार जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम सब जानते हैं और इसी वजह से वो समाज के विभिन्न भागों को लोगों से बातें करता है, बातचीत करता है। अपने जो भी अनुभव हैं, मनोभाव हैं, उसको लोगों में बाँटता है। जैसे कि धोबी से बात करना या दूध वाले भैया हो गए उनसे बात करना, पड़ोसियों से मिलना-जुलना, समाज में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनसे व्यक्ति का वार्तालाप होता है और ये एक अलग समूह होता है, जिसके सदस्य व्यक्ति के परिवार या फिर कार्य क्षेत्र से अलग लोग होते हैं, भिन्न लोग होते हैं। और आपका त्योहार के समय हो गया जो धार्मिक स्थल पर किसी विशेष आयोजन पर हम समाज के विभिन्न लोगों से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, ठीक? तो जो ये आपने अभी ग्रुप कम्युनिकेशन देखा और जो आपने सोशल कम्युनिकेशन देखा, आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। सोशल कम्युनिकेशन क्या है? जब आप अपने गाँव में बैठकर वार्तालाप करते हैं, पड़ोसियों के घर पर बैठकर करते हैं, तो ये आपका सामाजिक संचार कहलाता है या कोई धार्मिक स्थल पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ मिले हैं, आप वहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे अभी नवरात्रि आने वाली है, तो कहीं पर गरबे का आयोजन होगा, कहीं पर रामलीला का आयोजन होगा, तो क्या होगा? सब लोग जैसे रामलीला क्या स्टार्ट हो जाता है आपके पहुँचते ही? नहीं, हम बैठते हैं, उस समाज में बैठकर बातें करते हैं। रामलीला हो या नवरात्रि हो, नवरात्रि में हम जाते हैं, जहाँ पर माता जी को स्थापित किया जाता है, वहाँ पर पूजा-पाठ होता है, भजन-कीर्तन होता है, वहाँ भी हम जाकर वार्तालाप करते हैं। तो ये आपका सामाजिक वार्तालाप कहलाता है, ठीक? अगर इसके बाद हम बात करें, जो कि है आपका जनसंचार। जनसंचार क्या है? यानी कि जो मास कम्युनिकेशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ज़रा एक बार आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि मास कम्युनिकेशन के साधन कौन-कौन से हैं? मतलब कि हम किन सामग्रियों का प्रयोग करके जनसंचार को अच्छा बना सकते हैं या प्रभावशाली तरीके से जनसंचार कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनसंचार क्या है? तो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही संचार के साधनों में भी व्यापक विस्तार हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर कंप्यूटर के विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में चाँद को छूने की लालसा जाग उठी है। आपको पता है आज हम कहाँ पहुँच रहे हैं? चाँद पर भी पहुँच गए हैं। तो जो ये हमारे समाज में ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए, कंप्यूटर हो गए, इनके विकास हो रहे हैं, तकनीकी विकास हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से आज हमारी जो लालसा है वो चाँद पर पहुँचने की हो गई है। लोग चाँद से लेकर मंगल ग्रह तक पहुँच गए हैं और वहाँ के वातावरण की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
समूचा संसार एक छोटा-सा घर जैसा हो गया है। आपको पता है कि हमें देश के किसी भी कोने में जाना हो, तो हम कुछ ही समय में पहुँच सकते हैं, ठीक? जहाँ महीनों लग जाते थे, एक ही देश में एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचने में, आज वहीं हम कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में देश के एक कोने से यानी कि संसार के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच जाते हैं। किसी भी देश के व्यक्ति से हम घर बैठे बातें कर लेते हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, यूरोप हो, कहीं का भी व्यक्ति हो। हम घर बैठे बात कर लेते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। इंटरनेट और सैटेलाइट से वहाँ के दृश्यों को भी देख सकते हैं। पहले क्या होता था? पहले इतना विकास नहीं था, तो लोग चिट्ठी के माध्यम से अपनी बातों को कहते थे, देखते थे, मतलब लोग बताते थे तो जानते थे। फिर धीरे-धीरे टेलीफ़ोन का विकास हुआ, टेलीफ़ोन लोग करने लगे, आवाज़ सुनते थे, अपना हाल-चाल जो भी था, बात करते थे, कम्युनिकेशन ही करते थे। फिर धीरे-धीरे ऐसे विकास हुआ कि अब लोग तुरंत चीज़ों को देख सकते हैं। कैसे? वीडियो कॉलिंग के थ्रू। आपको भी पता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, वहाँ पे अगर बस नेट की आपकी सुविधा होनी चाहिए, आप वहाँ के नज़ारे को तुरंत देख पाते हैं। आज हमारे देश के किसी भी कोने में कहीं भी कुछ हो रहा है, हम उसे लाइव देख पाते हैं। क्यों? ये सब संचार की ही देन है। ये सारी तकनीकी की ही देन है। तो संचार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर ने संचार के नवीन आयाम दिए तथा उसे और भी सक्षम एवं शक्तिशाली बना दिया। किसने बना दिया? तो ये जो कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसने बहुत ही शक्तिशाली बना दिया है, सक्षम बना दिया है। आज हमें एक देश की या विश्व के, संसार के किसी भी कोने में कोई भी समाचार हो, हमें लेना हो तो हम तुरंत ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ की जो पारिस्थितिकी है, उसके बारे में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक? ये आपने देखा जो मुख्य तौर पर आपका संचार का वर्गीकरण था। संचार के वर्गीकरण को आपने देखा। अब हम बात क्या करेंगे? आपने इसमें क्या-क्या देख लिया है? आपने सबसे पहले देखा कि संचार क्या है? संचार का अर्थ क्या है? इसी के साथ-साथ आपने ये भी देखा कि हम बिना शब्दों से जब आपने वर्गीकरण किया, तो आपने देखा कि आप कैसे बिना शब्दों के और शब्दों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आपने कल देखा था कि प्रसार कार्य में संचार का क्या महत्व है? तो आपने इसके महत्व को भी समझा। आज हमने वर्गीकरण को डिटेल में पढ़ लिया, ठीक? अब इसके आगे हम क्या बात करेंगे? अब हम इसके आगे बात करेंगे संचार प्रक्रिया की। ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये कैसे होता है? ज़रा हम इसके बारे में बात करते हैं। और ये आपसे पूछा भी जाता है कि संचार प्रक्रिया के मुख्य कितने तत्व हैं? तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य 4 तत्व हैं। कौन-कौन से? एक तो आपका संचारक हो गया, जिसे हम कम्युनिकेटर कहते हैं। दूसरा आपका मैसेज हो गया, मैसेज के बाद आपका तीसरा चैनल हो गया और चैनल के बाद जो आपका चौथा आता है वो हो गई आपकी ऑडियंस, यानी कि जो ग्रहण करता है, प्राप्त करता है या फिर श्रोता है। यही 4 तत्व होते हैं आपके संचार के। अगर हम बात करें इसकी प्रक्रिया के, तो प्रक्रिया में भी यही आपके 4 आते हैं। क्या? किसी भी संचार प्रक्रिया के लिए आपके पास एक कम्युनिकेटर होना चाहिए। जो कम्युनिकेटर है, उसके पास कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। मैसेज दूसरे तक पहुँचाने के लिए आपके पास कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, यानी कि माध्यम होना चाहिए। और उस माध्यम यानी कि ये जो आपका संचार है, जो मैसेज है, ये किसी के पास पहुँचना भी चाहिए, कोई इसे प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे मैं क्या हूँ? मैं आपकी सेंडर हूँ या आप मुझे क्या कह सकते हैं, या संचारक मैं हूँ या फिर प्रेषक मैं हूँ या फिर स्रोत मैं हूँ। इसके कई नाम हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये आपका मैसेज है। ये
कैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं? यूट्यूब के थ्रू। तो यूट्यूब क्या है आपका? ये आपका माध्यम हो गया और आप क्या हो गए? ऑडियंस हो गए। ज़रा सोचिए, अगर इन चारों में से किसी एक चीज़ को हम गायब कर दें, किसी भी एक चीज़ को, श्रोता को हटा दीजिए या फिर जो आपका माध्यम है उसको हटा दीजिए या जो आपका मैसेज है उसको हटा दीजिए या फिर मुझे ही हटा दीजिए, यानी कि जो कम्युनिकेटर है उसको ही हटा दीजिए। तो क्या संचार प्रक्रिया हो पाएगी? क्या मेरे ना होने पे या आपके ना होने पे संचार प्रक्रिया हो पाएगी? या मानिए मैं मैं तो कम्युनिकेटर हूँ, मैंने आपको मैसेज दिया, चैनल भी था, लेकिन अगर कोई इसको देखे ना, कोई इसे प्राप्त ना करे, तो क्या ये आपका एक कम्युनिकेशन होगा? नहीं, हमने तो पढ़ा है ना कि कम्युनिकेशन वही होता है जब प्राप्तकर्ता उसे सही वे में ग्रहण कर लेता है, तभी आपका होता है कम्युनिकेशन। तो हम एक बार इसको थोड़ा-सा समझते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये क्या होता है। तो ये जो आपका संचार है, कम्युनिकेशन है, ये एक द्वितरफ़ा प्रक्रिया है। द्वितरफ़ा प्रक्रिया कैसे है? तो ये आपने अभी कल ही देखा था कि जो आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आपका एक द्वितरफ़ा प्रक्रिया है। द्वितरफ़ा इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। जो आपका कम्युनिकेशन है, ये 2 व्यक्तियों के बीच संपन्न होता है। इसका एक व्यक्ति आपका संचारक होता है और दूसरा आपका प्राप्तकर्ता या उसे ही हम ऑडियंस कहते हैं, श्रोता कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन दोनों लोगों के बीच जो संदेश होता है, वो संचारक प्रेषित करता है और प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण करता है। ठीक? तो ये संचार क्या है? संचार आपका द्वितरफ़ा प्रक्रिया है और ये आपने कल भी समझा था, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना तथा उनके बीच संदेशों का आदान-प्रदान होना आवश्यक है, तभी ये आपका संचार कहलाएगा। संचार प्रक्रिया में जो व्यक्ति संदेश प्रेषित करता है, वो आपका संचारक, स्रोत, प्रेषक कहलाता है। जो व्यक्ति जो मैसेज है उस मैसेज को देता है, वो आपका उसके कई नाम होते हैं। हम उसे संचारक कहते हैं, हम उसे स्रोत कहते हैं, हम उसे संप्रेषक कहते हैं, हम उसे सेंडर भी कहते हैं। ठीक? इन 2 व्यक्तियों के बीच जो बातें होती हैं, उसी को संवाद कहते हैं, उसी को हम मैसेज कहते हैं। जो व्यक्ति इसे ग्रहण करता है, वो आपका ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता, श्रोता कहते हैं उसको। और ये जो आपका मैसेज है, जो ये आपका संदेश है, ये जिन माध्यमों से संचालित किया जाता है, उसे हम माध्यम कहते हैं। तो ये जो संचार प्रक्रिया हो रही है, इसमें आपके 4 प्रमुख तत्व हैं, जिसका नाम अभी आपने ऊपर सुना, लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए तो इन चारों को ध्यान रखिएगा। संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व कितने हैं? 4 हैं। कौन-कौन से? संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता या फिर श्रोता या फिर ग्रहणकर्ता। ठीक? अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? ये तो आपको पता ही है कि संचारक क्या है, संदेश क्या है, माध्यम क्या है, प्राप्तकर्ता क्या है, श्रोता क्या है। और यहाँ से आराम से पूछ लिया जाता है कि मैसेज भेजने वाला क्या है? संचारक है। प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता है, श्रोता है। अगला जो पॉइंट है आपको यहाँ पर थोड़ा-सा समझना है। संचारक अपनी बात कहने अर्थात संदेश भेजने से पूर्व उस पर विचार करता है। क्या करता है? उस पर विचार करता है, मंथन, चिंतन, मनन करता है तथा उसे उद्देश्यपूर्ण बनाता है, जिसे संकेतीकरण कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एन्कोडिंग ये आपसे ऐसे हिंदी में लिख कर दे दिया जाता है कि जो संदेश को भेजता है वो क्या कहलाता है? एनकोडर कहलाता है या डिकोडर कहलाता है। ठीक? तो वो क्या कहलाता है? आपका एनकोडर कहलाता है। इसी प्रकार प्राप्तकर्ता संदेश ग्रहण करने से पूर्व उसे पहले मस्तिष्क में उस संदेश का विश्लेषण करता है तथा अपनी भाषा में समझने लायक बनाता है, जिसे संकेतीकरण वाचन यानी कि संकेत वाचन कहते हैं। फिर वह उस संवाद को ग्रहण करता है।
और जब वो ग्रहण करता है तो क्या होता है, तभी तो कम्युनिकेशन होता है, तभी संचार होता है। तो जो प्रेषक है यानी कि जिसने अपनी बात को भेजा, वो भेजने से पहले सोचेगा, विचारेगा, तब तो जाकर आपको भेजेगा। और उसका भेजने का उद्देश्य होगा। तो वो भेजेगा और जो उसे ग्रहण करेगा, वो क्या करेगा, वो पहले समझेगा, अपनी भाषा में उसका अनुवाद करेगा, अपने तरीके से उसको समझेगा, तब जाकर ये आपके जो संचार की प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। इसके बाद वो अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करता है। अगर वो संदेश को अपने लिए उपयोगी समझता है, अगर उसको लगा कि ये जो संदेश आया है ये मेरे लिए उपयोगी है, तो वह उसे अपने जीवन में अपनाता है और प्राप्त जो करता है, इसके द्वारा व्यक्त की गई बातें श्रोता की प्रतिक्रिया कहलाती हैं। यानी कि जैसे आप लोग प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। जैसे मैंने आपको जो भी समझाया, समझाने की कोशिश की, अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, ये क्लास अच्छी थी या इसमें ये गड़बड़ था, आपको ये सही करना चाहिए, ये गलत तरीके से बताया है या आपके पढ़ाने का मेथड मुझे नहीं सही लगा, तो ये भी एक तरह से फीडबैक ही आता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा अलग करके आपको अलग वे में समझा सकूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं कमेंट करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि कोई नहीं करते हैं, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग, सिर्फ़ 1-2 लोग कमेंट करते हैं, बाकी कोई आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं करता है या प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो जब आप प्रतिक्रिया देंगे, तब जाकर ये जो संचार की प्रक्रिया हुई हमारे और आपके बीच, तब जाकर ये पूर्ण मानी जाएगी। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। चाहे मेरे समझाने के तरीके में गड़बड़ हो या कोई और भी रीज़न हो सकता है, यानी कि जो मैंने आपको चीज़ें समझाई वो आपको समझ में नहीं आई, अगर आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं, तब चीज़ें जो हैं ये आपकी कह सकते हैं कि ये पूर्ण हो गई, आपकी प्रक्रिया क्या होगी, पूर्ण हो गई, ठीक? तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जो आपका प्राप्त करता है, वो जब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए यूज़फुल है, तो वो जाकर प्रतिक्रिया देता है और जब वो प्रतिक्रिया देता है, तब जाकर आपका जो संचार प्रक्रिया है, वो पूर्ण होता है, ठीक? ये आपने क्या समझा? ये आपने समझा कि जो आप संचार कर रहे हैं, उसके 4 तत्व कौन-कौन से हैं। अब ज़रा हम थोड़ा-सा एक-एक करके जो आपके चारों तत्व हैं, उनके बारे में समझते हैं। थोड़ा-सा हम संचारक के बारे में समझेंगे, थोड़ा-सा संदेश के बारे में समझेंगे, थोड़ा-सा संचार माध्यम के और लास्ट में हम प्राप्तकर्ता के बारे में थोड़ा-सा समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेटर की, यानी कि ये जो संचारक है, क्या है? आप इसके जो भी अन्य नाम है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, पूछे जाते हैं। तो संचार प्रणाली का सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व है। पहला और महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो है आपका संचारक, यानी कि जो कम्युनिकेटर है, जिसके अभाव में संचार हो ही नहीं सकता। अब ये बताइए, मैं ही ना रहूं तो संचार होगा क्या? मैसेज रह के, माध्यम रह के, प्राप्तकर्ता रह के क्या ही करेगा? तो जो हमारा संचार है, संचार प्रक्रिया का जो पहला और महत्वपूर्ण तत्व है, वो है आपका संचारक। यह संचार प्रक्रिया को आरंभ करता है। इसे ही इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं वक्ता, सूचनावाहक, स्रोत, प्रेषक आदि नामों से हम इसको जानते हैं। इसके कोई एक नाम नहीं है, इसके कई नाम हैं। श्रोता तक अपने संदेश भेजने से पूर्व वह उनका संकेतीकरण कहता है, इसीलिए इसको हम एनकोडर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संकेतकर्ता, इसको हम क्या कहते हैं? संकेतकर्ता। तो जो व्यक्ति होता है या जो भी संचारक होता है, वो करता क्या है? वो श्रोता तक अपने संदेश भेजने से पहले उनका संकेतीकरण करता है और इसीलिए हम इसे एनकोडर कहते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा कम्युनिकेटर है, हम उसको कितने नामों से जानते हैं? वक्ता है,
सूचना वाहक है यानी कि सेंडर है, स्रोत है और इसी को हम एनकोडर के नाम से जानते हैं। संचारक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है या उपकरण हो सकता है। तो दैनिक जीवन में हम सभी कहीं न कहीं, किसी न किसी क्षण, किसी न किसी क्षेत्र में संचारक होते हैं। जैसे जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं, तो उस समय हम संचारक होते हैं और जो सुन रहा होता है, वो आपका श्रोता होता है, यानी कि ऑडियंस कहलाता है। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार प्रशासक, विषय विशेषज्ञ ये जितने भी हैं, जो भी शिक्षक हैं, प्रबंधक हैं, डॉक्टर हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, सब सारे के सारे संचारक होते हैं। संचारक सबसे पहले उपयोगी विषय का चयन करता है, उस विषय के बारे में गहराई से अध्ययन भी करता है, उस पर चिंतन, मनन, मंथन करता है, उसे श्रोता को समझने लायक बनाता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे जो आपके पास चीज़ें उपलब्ध हैं, वो सारी सबको समझ में आ जाए। उसमें से जो भी समझने लायक हैं, जो आपका संचारक होता है, वो चीज़ों को इकट्ठा करता है और फिर उसे श्रोता के सम्मुख लाने का कार्य करता है। तो जब उसने चीज़ों को सरल बनाया, यानी कि जो आपका संचारक है उसने चीज़ों को सरल बनाया, उसने लोगों के समक्ष उसको ले जाकर रखा। तो क्या हुआ? तो जाकर ये प्रक्रिया हुई और जो श्रोता ने प्राप्त किया, वही आपका प्राप्तकर्ता कहलाया, वही आपका रिसीवर कहलाया। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ग्रहणकर्ता भी कहते हैं। ठीक? अगर जो है ये संप्रेषण अच्छे से होता है, जो संचारक होता है अपनी बातों को अच्छे ढंग से कह पाता है, तो आपका ये प्रभावशाली ढंग से रखने में समर्थ होता है, तो संचार अच्छे से होता है। अगर नहीं रख पाता है, तो संचार आपका दोषपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो भी जैसे संचारक है, तो उसे अपनी भाषा पर कमांड होना चाहिए। जैसे जिस लैंग्वेज में हमारा जो श्रोता है वो सुन सके। अब जैसे ये बताइए, आप सब हिंदी माध्यम के बच्चे और हो सकता है यहाँ पर कुछ इंग्लिश वाले भी हों, तो जो हम हिंदी माध्यम के बच्चे अगर हमारे सामने इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब एक भी वर्ड आपका हिंदी का ना यूज़ किया जाए, तो क्या आपको चीज़ें समझ में आएगी? नहीं आएगी, निरर्थक हो जाएँगी सारी चीज़ें। हम आपके सामने हिंदी के किसी राइटर की बुक ले जाकर रख दें, आप पढ़ डालेंगे। इंग्लिश के किसी राइटर की बुक ले जाकर रख दें, कितना पढ़ेंगे आप? तो वो तो बेकार हो गया ना। तो इसीलिए भाषा पर भी कमांड होना चाहिए। जिस भाषा में आपका श्रोता समझ सके, उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए। अब थोड़ा-सा हम जो हमारा संचारक है, यानी कि जो हमारे ये संचारक हैं, प्रेषक हैं, कम्युनिकेटर हैं, इनके कुछ गुण होने चाहिए। थोड़ा-सा हम इनके गुण पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके गुण का पता हमें ज़रूरी है। तो संचारक चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, उसमें कुछ मूलभूत गुण होने ज़रूरी होते हैं। वो गुण क्या-क्या हैं, ज़रा हम उन पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका आता है विषय का पूरा ज्ञान। अब संचारक जो संदेश श्रोता को देना चाहता है, उस विषय में उसको पूरा ज्ञान तो होना चाहिए। आधे-अधूरे ज्ञान से वो क्या बातें बताएगा? आधे-अधूरे ज्ञान होने से वो ना तो अच्छी तरह से बात श्रोता तक पहुँचाता है और ना ही समाज में मान-प्रतिष्ठा उसको मिलती है। तो जिन बातों को हम स्वयं नहीं जानते हैं, दूसरों को क्या बताएँगे? तो इसीलिए जो हमारा संचारक है, उसको विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संचार कौशल, कई संचारक ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत होता है। ये बात मैंने कल भी बताया था कि उनके पास कहें तो बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, ज्ञान का भंडार होते हैं वो। लेकिन वो अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से लोगों के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं होती है कि वो अपनी बातों को लोगों के सामने स्पष्ट रूप से कह सकें। इसलिए अपनी बात को बताने से पहले उस पर गहन चिंतन मनन उनका विश्लेषण करना ज़रूरी है। विषय को क्रमबद्ध तरीके से आप सजाकर फिर बताना चाहिए कि हमें पहले क्या जानना चाहिए, क्या नहीं। जैसे
अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ सकते थे? ये जो आपका संचार प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले हम क्या, अगर हम वर्गीकरण ना देखें, हम इसके महत्व को ना देखें और आगे-पीछे पढ़ें। सबसे पहले आपने कम्युनिकेशन के बारे में समझा ही नहीं, आपने महत्व देखने लगे आप। आपने वर्गीकरण किया ही नहीं, आप संचारक इन सब के बारे में बताने लगे। तो थोड़ा-सा हमें एक वे में चलना चाहिए ना, कि जो एक क्रमबद्ध तरीके से चलना चाहिए, ठीक? तो इसमें भी आपके क्रमबद्धता होनी चाहिए, अपनी बातों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का कौशल होना चाहिए, संचार का तरीका आना चाहिए। अगला है संचार माध्यमों का ज्ञान। जो संचारक है, संचारक को केवल अपने विषय का पूरा ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा। उसे अपितु जो उसके संचार माध्यम हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन से संचार माध्यम को हम कब प्रयोग कर सकते हैं, कब हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, कब वो अनुकूल प्रभाव देगा और कब वो प्रतिकूल प्रभाव देगा। जैसे जैसे जो अनपढ़ ग्रामीण हैं, अगर आप उनके लिए छपित, लिखित, मुद्रित शिक्षण सामग्री लेके जाएँगे, जैसे आपका बुलेटिन हो गया, पैम्पलेट हो गया, चार्ट हो गया, अखबार हो गया, तो क्या वो उपयोग कर पाएँगे? एक कहावत भी है, काला अक्षर भैंस बराबर, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या ये उनके लिए उपयोगी होगा? वहीं अगर आप इन सामग्रियों की जगह आप उन्हें टीवी पर शो दिखाएँ या आप उन्हें सिनेमा दिखाएँ, नाटक दिखाएँ, कठपुतली के खेल से उनको समझाएँ, तो ये सारी चीज़ें उपयोगी होंगी। तो ये जो संचारक होता है, उसे ये पता होना चाहिए कि उसे कब और किस संचार माध्यम का प्रयोग करना है। क्या कौन से संचार माध्यम का प्रयोग करके वो अपने कार्यक्रम को या अपने संचार को या अपने संचार प्रक्रिया को सफल बना सकता है। अगला है व्यवहार कुशलता। संचारक को व्यवहार कुशल और चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि उसकी भूमिका एक शिक्षक, निर्देशक, मार्गदर्शक की तरह होती है। श्रोता के साथ उसका अच्छा व्यवहार होगा, तभी जाकर आपका सफल संचार हो सकता है। आपने भी देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति है, आपसे मधुरता से, विनम्रता से बात करता है, तो वो कुछ भी आपसे करवा सकता है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति आपके भले के लिए क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो अकड़ के आपसे बोलता है, गुस्से में बोलता है, तो क्या वो आपसे कोई कार्य करवा सकता है या अपने कार्यक्रम को सफल बना सकता है? नहीं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो आपका संचारक है, वो व्यवहार कुशल होना चाहिए। ग्रामीणों से या श्रोताओं के साथ उसके जो व्यवहार हैं, वो मधुर होने चाहिए। उसमें दूसरों का आदर सम्मान करने का गुण होना चाहिए। जो भी वहाँ पे रीति-रिवाज हैं, उनका सम्मान कर सके वो। किसी के बीच वो भेदभाव ना करे। तो ऐसा आपका संचारक होना चाहिए। विश्वसनीयता, यानी कि विश्वसनीयता संचारक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब संचारक श्रोता के साथ विश्वास कायम कर लेता है, तो श्रोता उस पर विश्वास करने लगते हैं, तब समझें कि आपका जो संचार प्रक्रिया है, वो सफल हो जाता है। एक नेता को जनता के बीच लोकप्रिय होने पर उसकी विश्वसनीयता को ही प्रदर्शित करता है। इसी तरह से जो आपका लेखक है, कलाकार है, पत्रकार है या फिर जो भी संवाददाता हैं, शिक्षक हो गए, ये सारे अपनी जो इनकी विश्वसनीयता है, इसी की वजह से इनको प्रतिष्ठा मिलती है। उनका कहा एक-एक शब्द जनता के जो मन मस्तिष्क है, उसको झकझोर कर रख देता है। और स्वतंत्रता संग्राम में जो अनेक नेता ने भाग लिए थे, अनेकों ने संगठन बनाए थे, लेकिन लोगों की विश्वसनीयता सबसे अधिक किसने ग्रहण की थी? जो महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, इन्हीं सब की बातों का तो हुआ था, जिनके मात्र एक एक बार आवाज़ उठा देने से लोग अपने तन, मन, धन को न्यौछावर करने को तैयार थे। तो ये उनकी विश्वसनीयता ही तो थी। तो संचारक का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि लोगों का विश्वास अर्जित कर सकें। अगर लोगों में विश्वास पैदा कर लिए, तो वो अपनी बात को मनवा सकते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर इसके लिए जो संचारक है, उस संचारक में दृढ़ निश्चय, कर्मठ, परिश्रमी और सत्यनिष्ठा, अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा।
वो जो संचारक है, संचारक के प्रति श्रोता का जितना अधिक अटूट विश्वास होगा, वो उतनी ही तत्परता, लगन, तन्मयता, एकाग्रता से सारे संदेशों को ग्रहण कर पाएँगे। ठीक? अगला है आपका रुचि। अब रुचि की बात आती है, तो संचारक श्रोता को जो संदेश देना चाह रहा है, उसमें उसकी रुचि होना चाहिए। बिना रुचि के लिए अगर वो अपने मन में ढंग से कार्य करेगा, या मतलब उसका मन नहीं है ढंग से कार्य करने का, या उसको इच्छा नहीं है ढंग से कार्य करने का, वो लोगों के साथ मधुरता से पेश नहीं आ सकता है, विनम्रता से पेश नहीं आ सकता है, तो उसका जो संचार है वो सफल नहीं होगा। जब संचारक को अपने कार्य के प्रति रुचि रहती है, तब वो कार्य को पूरा मन से करते हैं, लोगों से विनम्रता से बात करते हैं, जितना अधिक से अधिक हो सकता है उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, समस्या का हल ढूँढने की कोशिश करते हैं, अपने कार्य कुशलता और जो उनकी क्षमता है उसमें विकास करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को निखारने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं, हम उनको कितने अच्छे से चीज़ों को दे पाते हैं। तो उनमें रुचि होना बहुत ज़रूरी है, ठीक? ये तो आपने देखा कि जो हमारे संचारक हैं, उनके क्या-क्या गुण होने चाहिए। अब जो हमारी अगली बात आएगी, वो आएगी संदेश की। संदेश क्या है? ज़रा हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा दूसरा पॉइंट है, या ऐसे कहें कि जो हमारा दूसरा ये तत्व है, वो है संदेश। पहला था संचारक और दूसरा है आपका संदेश। अब इस संदेश में अगर आप कुछ और समझें, उससे पहले हम ये बता दें कि संचार को आप स्पीड से भी वर्णन कर सकते हैं इसका। यानी कि अगर हम स्पीड के एक-एक शब्द को समझें, तो वो आपके कह सकते हैं कि मैसेज की विशेषता को बताता है। तो ज़रा हम ये जो आपका संदेश को हम स्पीड से इसकी तुलना कर रहे हैं, ये क्या है ज़रा एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम एक बार ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो आपका मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, या एक प्रकार से आप बोल सकते हैं मैसेज की विशेषता क्या है, तो हम उसे स्पीड से डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड में सबसे पहले आपका आता है एस फॉर सिंपल। सिंपल मतलब सरल, प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक, इकोनॉमिकल मितव्ययी, इफेक्टिव प्रभावशाली, डुप्लीकेबल यानी कि दोहराए जाने योग्य। तो ये जो आपका मैसेज होना चाहिए, ये एक तो सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, सरल होना चाहिए। दूसरे ये व्यवहारिक होना चाहिए, ये मितव्ययी भी होना चाहिए, प्रभावशाली भी होना चाहिए, और साथ ही साथ ये दोहराए जाने योग्य होना चाहिए। तो स्पीड में ज़रा इन जो आपके 5 शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक? अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने मैसेज की तरफ कि ये संदेश क्या होता है। अगर हम बात करें संचार प्रक्रिया में जो दूसरा तत्व है, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संदेश यानी कि मैसेज। तो संचारक जो बातें श्रोता को बताना चाहता है, वही आपका संदेश कहलाता है। संदेश सूचनाओं का पैकेज होता है, जिसमें संचारक उपयोगी बातों को इस तरह से श्रोता को बताता है कि वह उसे समझें और दिल से अपनाएं। ऊपर-ऊपर से सिर्फ सुनकर भाग ना लें। उनका उनको उसे सुनना चाहिए और अपनाने का भी कार्य करना चाहिए। ये जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, ये कृषकों को जो उन्नत बीज का प्रयोग करना, आधुनिक जो तकनीकी हैं उनसे खेती करना, पशुपालन करना, उनकी जानकारी देना, गृहिणियों को फल सब्जी संरक्षण सिखाना, ये सारी बातें संदेश कहलाती हैं। और इन्हीं को आप सरल माध्यम से जब लोगों के समक्ष रखते हैं, तो यही आपका संदेश कहलाता है। संदेश वह सूचना है। संदेश क्या है? संदेश आपका वह सूचना है जिसे संचारक अपनी बातों को श्रोताओं को इस प्रकार बताता है कि वह उसे अपनाएं और उस पर अमल करें। तो ये आपका संदेश क्या है? अगर आप इसे बिल्कुल साधारण शब्द में समझें, तो संचार आपका वह सूचना है जिसे संचारक अपनी बातों को श्रोता को इस प्रकार बताता है कि वो उसे
समझें, अपनाएं और उस पर अमल करें। एक अच्छा जो आपका संदेश होता है, एक अच्छा संदेश प्रामाणिक, सुस्पष्ट, व्यापक और श्रोता के लिए उपयोगी होना चाहिए। अगर आपका संदेश अगर संदेश अस्पष्ट, अनेकार्थी, समानार्थी या फिर जो आपका या द्विअर्थी होता है तो संचार प्रक्रिया दोषपूर्ण होने लगती है। आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो भी आप शब्द बोलें, अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों लोग के दिमाग में एक ही अर्थ आना चाहिए, ठीक? तो उसमें अलग-अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कल आपने एक एग्ज़ाम्पल समझा था कि अगर आप कह रहे हैं दूध मीठा है, तो सबके दिमाग में दूध आना चाहिए, किसी को ये कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं आना चाहिए। तभी आपका वो एक संचार प्रक्रिया होता है और संदेश भी वही होता है जिसके अनेक अर्थ ना निकल कर एक अर्थ निकले, स्पष्ट हो। अब अगर हम बात करें एक अच्छे संदेश की विशेषता क्या होती है? जो आपने देखा जो हमारा संदेश है, एक अच्छा संदेश किसे हम मान सकते हैं? तो ज़रा हम उस पर भी गौर फरमा लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि सरल और स्पष्ट होना चाहिए। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो आपका संदेश है वो सरल हो, स्पष्ट हो। संचारक जो बातें श्रोता को कहना चाहता है, श्रोता वही समझे। लेकिन ये तभी होगा जब संचार आपका जो संदेश है आपका वो सरल होगा, स्पष्ट होगा। जटिल और जो पेचीदी बातें होती हैं वो श्रोता को प्रभावित नहीं करती हैं। हौच-पौच की बातें उनके मन को समझ में नहीं आती हैं। अगर अनेकार्थी वाले या द्विअर्थ वाले संदेश आप देते हैं तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि संचारक बताना तो कुछ और चाह रहा है, लेकिन जो हमारा श्रोता है वो समझ में कुछ और उसको आ रहा है। जैसे होता नहीं है कभी-कभी हम कुछ बोलते हैं तो अगला व्यक्ति कहता जैसे हमने किसी को कुछ बोला तो उसने उलट के प्रतिक्रिया दे दी। तो हम कहते हैं ना कि हम कहना चाह रहे हैं आप वो नहीं समझ रहे हैं, या जो आप कह रहे हैं हम वो नहीं कह रहे हैं। तो क्या हुआ? दोनों के बीच में जो सही बात थी वो नहीं पहुँच पाई। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसमें संचार जो प्रक्रिया हो जाएगा वो आपका दोषपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए जो आपका संदेश होना चाहिए वो संचार सरल और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, फ़ायदेमंद तथा उपयोगी हो। तो ये भी एक विशेषता है कि ये आपका लाभप्रद हो, फ़ायदेमंद हो, उपयोगी हो, क्योंकि लाभ का लोभ तो हर किसी को होता है। अगर संदेश श्रोता के लिए लाभकारी, उपयोगी नहीं है तो वो क्यों सुनेगा? क्यों अपना समय ये समय क्यों देगा? अपने जो भी उसका समय है, जो भी धन है, क्यों बर्बाद करेगा? इसीलिए अगर संचारक ग्रामीणों को जो बातें बताना चाहता है, वो पहले उनकी उपयोगिता और उनके जो भी लाभ हैं, उसके बारे में ग्रामीणों को बताएँ कि लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति को उस आज या बीते कल में से जो बेहतर हो, वो लेता है। इसीलिए वो प्रयत्न करता है कि जैसे उसने जो कृषि में उन्नत बीज बोए हैं या खाद उर्वरक इन सब का प्रयोग किया है, उसका उत्पादन अच्छे से हो। कहने का मतलब अगर वो उपयोगी और लाभप्रद नहीं है, तो आपके संदेश किसी काम के नहीं हैं बस। अगर जैसे ये हम जो अभी क्लास अपनी कर रहे हैं, अगर ये आपके एग्ज़ाम में ना आएँ, एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना फँसे, तो बेकार ही होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमारा मोट्टो है एग्ज़ाम निकालना, ठीक? तो फ़ायदेमंद और उपयोगी होना चाहिए। मितव्ययी यानी कि मितव्ययिता होनी चाहिए। संदेश आपका कैसा हो? मितव्ययी हो। तो मितव्ययी का मतलब क्या हो गया कि संचारक संदेश द्वारा जो बातें श्रोता को बताना चाह रहा है, जो विधियाँ उसे सिखाना चाह रहा है, वो खर्चीली ना हो। कम से कम धन खर्चा करके आप चीज़ों को सिखा सकें। तो अधिक खर्चीली होने पर लोग उसमें रुचि नहीं लेते हैं। हम ही लोग हैं, अगर कोई कम पैसे वाली चीज़ है तो हम उसे फटाक से ले लेते हैं, लेकिन बहुत महँगी है तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है। ठीक? अगला है आपका सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुरूपता। सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुरूपता यानी कि संदेश ऐसे हों जो लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, उनके रीति-रिवाज, उनके परंपराओं के अनुरूप हों।
ये बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के मन में, उनके रोम-रोम में रच बस जाती हैं। उनकी भावनाएँ दिल के अंदर तक धँस जाती हैं। तो संदेश प्रेषित करने से पहले वो लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी उनकी परंपराएँ हैं, उनको जानना ज़रूरी होता है। जैसे जो ब्राह्मण बाहुल्य बस्ती में अगर आय के साधन के रूप में मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या सूअर पालन, इन सब के बारे में बताया जाए और अधिक प्रोटीन के लिए आप उन्हें मांस, मछली, अंडा खाने के लिए बता रहे हैं, तो ये क्या वो लोग अपना पाएँगे? या आप ब्राह्मण समाज की बात छोड़ दीजिए, आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं खाते हैं। अगर आप उनसे जाकर कहेंगे कि आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, आप क्या कह सकते हैं इसको, मुर्गी, मछली, अंडा ये सारी चीज़ें खाएँ, तो क्या वो अपना पाएँगे? नहीं अपना पाएँगे। क्योंकि आप उनकी संस्कृति को नहीं जान रहे हैं, आप उनकी जो भी मान्यताएँ हैं, जो भी परंपराएँ हैं, आपने उनको जानने की कोशिश नहीं की, तो ये सफल नहीं होगा। विभाज्यता, एक अच्छे संदेश में विभाज्यता का गुण होना आवश्यक है। हम जो संदेश देना चाह रहे हैं, उसका उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुँचे। जो नई बातें, नवीन विचार, नए उपकरण हैं, उनको अपनाना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो प्रारंभ में जो प्रारंभ में ये चीज़ें महँगी होती हैं, तो हम उनको ले नहीं पाते हैं। जैसे जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो क्या हर एक व्यक्ति ले पा रहा था? नहीं। जब उसके दाम में कमी आई, तो उसे लोग लेने लगे। आज कंप्यूटर हर एक पढ़े-लिखे लोगों की अनिवार्यता या अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, क्योंकि सारे सूचनाएँ कंप्यूटर से हमें तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। तो जो चीज़ें जैसे आप बना रहे हैं, तो उसे आपको छोटे पैमाने पर भी बनाना चाहिए। जो भी चीज़ें आप बनाएँ वो बहुत महँगी ना हो, उनको कम दामों पर भी रखा जाए, ताकि उसे हर एक वर्ग का व्यक्ति ले सके। अगला है प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण। तो संदेश आपका प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ताकि वो जो हमारा श्रोता है उसके मन मस्तिष्क पर छा जाए। श्रोता उसे अपनाने के लिए तैयार हो। संदेश के उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। जैसे अगर पुरुष को नए-नए व्यंजन बनाने की जानकारी दी जाए, बच्चों की परवरिश करने का प्रशिक्षण दिया जाए, तो वो रिस्क नहीं लेंगे, बल्कि उसका मज़ाक बनाएँगे। क्योंकि पुरुष के लिए रसोई में जाकर काम करना या बालकों की परवरिश करना, ये सारी बातें उनको हज़म ही नहीं होती हैं। उनकी शान, मान, प्रतिष्ठा पे ये धब्बा सा लग जाता है। उनको लगता है, हाय! मैं खाना बनाऊँ? मैं बच्चों की परवरिश करूँ? नहीं, उनको लगता है मेरा काम तो है बाहर से लाकर पैसे देना और औरतों का काम है सिर्फ़ वो घर का काम करें और बच्चों की देखभाल करें। आप किसी महिला से बताइए जाकर कि आप जो है ये बच्चों की देखभाल ऐसे करिए, वैसे करिए, बच्चों की परवरिश के बारे में जानकारी दीजिए, उन्हें नई-नई विधियों को बनाने के लिए जानकारी देंगी, आप वो उत्साह के साथ उसे लेंगे। लेकिन यही चीज़ आप पुरुष को बताएँगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा ये तो हमारे मान प्रतिष्ठा के खिलाफ है, हमारी शान को ये मिट्टी में मिला रहे हैं, हमारे मान को ये मिट्टी में मिला रहे हैं, वो चीज़ों को ग्रहण ही नहीं करेंगे। अगला है दोहराया जाने वाला। एक अच्छे संदेश की विशेषता ये भी होता है कि उसे आप बार-बार दोहराएँ। यानी कि संदेश के बारे में ग्रामीणों को बार-बार बताना, बार-बार विधियों को सिखाना, ये जो है ये संदेश की विशेषता होती है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने इसे उपयोग किया और इसको फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका था कह सकते हैं किसकी विशेषता थी? संदेश की। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा है संचार माध्यम। संचार माध्यम के बारे में थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य था संदेश संचारक और ग्रहणकर्ता को हमें समझना आवश्यक है। अगर हम बात करें संचार माध्यम यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है, उसके बारे में बात करें, तो संचार प्रक्रिया का ये तीसरा चरण है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना तो संचार कार्य हो ही नहीं सकता। संदेश को जिस
माध्यम से श्रोता तक पहुँचाया जाता है उसे हम संचार माध्यम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आपका रेडियो हो गया, टेलीफ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, पुस्तक हो गए, पुस्तिकाएँ हो गईं, मोबाइल हो गया या फिर जो भी लीफ़लेट, पैम्फ़लेट जो भी हैं, उन सब का प्रयोग ही आपका ये संचार माध्यम होता है। लेकिन अब जो ये आप संचार माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आपके जो भी सिखाने का तरीका है, आपकी श्रोता कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जो श्रोता है, वो किस माध्यम के प्रयोग से चीज़ों को समझ सकती है। क्या अनपढ़ों के लिए हम पैम्पलेट, बुलेटिन ये सारी चीज़ें ले जाएँगे तो उपयोगी होगा? एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए आप अगर बुलेटिन ले जा रहे हैं, आप लीफ़लेट ले जा रहे हैं, पोस्टर ले जा रहे हैं, चार्ट ले जाएँगे तो क्या ये उपयोगी होगा? एक बधिर यानी कि जो सुन नहीं सकता, ऐसी व्यक्ति के लिए आप रेडियो लेकर जाएँगे तो वो किसी काम का होगा? नहीं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ध्यान रखना है कि आप किस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो हमारा संचार माध्यम है, इसकी कुछ विशेषता हैं। क्या हैं? पहला उपयुक्तता, यानी कि जो हमारा संचार माध्यम है, ये उपयोगी होना चाहिए। ऐसा ना हो जैसा कि हमने बताया कि आपने उपयुक्तता पहले ही देख ली कि जो हमारा दर्शक है या जो हमारा श्रोता है, वो देख नहीं सकता और आप उसको पुस्तकें ले जाकर दे रहे हैं, आप उसको पोस्टर और ये आपका पैम्पलेट, चार्ट्स ये दे रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं है। साथ ही साथ उपलब्धता, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए आपके पास। जैसे आप जो भी संचार माध्यम है, जैसे आपको टीवी दिखाना है तो उसके लिए आपको जनरेटर वगैरह की व्यवस्था करनी होगी। तो आप जब उसका चयन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पर इन चीज़ों की व्यवस्था है? तो आपको जो संचार माध्यम का चुनाव कर रहे हैं, उसमें आपको उपलब्धता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सस्तापन, आपको पता है कि जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों के पास इतना धन नहीं होता है कि आप महँगे से महँगे चीज़ों को ले जाकर उनको बताएँ, दिखाएँ। तो जो वो आप संचार माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, वो सस्ता भी होना चाहिए। उपयुक्त चयन, जब आपके पास मल्टीपल संचार माध्यम हैं, तो आपको उसमें से जो बेस्ट है, यानी कि जो सस्ता भी हो, वहाँ के हर व्यक्ति के लिए उपयोगी भी हो, साथ ही साथ उसकी उपलब्धता भी आसान हो, तो ऐसे चीज़ों को आपको चयन करना चाहिए। एक से अधिक माध्यमों का उपयोग, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही माध्यम का उपयोग करें। आप वहाँ पर अगर आपके पास और भी संचार माध्यम उपलब्ध हैं, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक? ये तो आपने समझा संचार माध्यमों की विशेषता। अब हम लास्ट पॉइंट बात करेंगे ग्रहणकर्ता। लास्ट पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आपका संचार खत्म हो गया। हाँ, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक? अभी हमें संचार मॉडल के बारे में भी पढ़ना है, कल हम बात करेंगे इसके बारे में और कल की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफ़िनेटली आपके बनते हैं और ये थोड़ा याद करने वाली भी चीज़ें हैं, ठीक? क्योंकि जो आपके जितने भी मॉडल हैं, ये मिलते-जुलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रहणकर्ता की। अभी तक तो आपने बहुत से क्या देखे प्राप्तकर्ता के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा ग्रहणकर्ता है ये कौन होता है, क्या होता है, ठीक? तो जो व्यक्ति संदेश को ग्रहण करता है वही ग्रहणकर्ता कहलाता है, प्राप्तकर्ता कहलाता है, श्रोता कहलाता है, ये हम सब जानते हैं। वह संचार प्रक्रिया का अंतिम केंद्र बिंदु है, वही संचारक का लक्ष्य होता है। वह कोई एक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या फिर विराट जनसमूह हो सकता है। ये जो आपने संचारक पढ़ा, जो आपने माध्यम पढ़ा, जो आपने संदेश पढ़ा, इन सब का लक्ष्य बिंदु कौन है? ये जो हमारा श्रोता है। इसी के लिए तो हम इतना कुछ कर रहे हैं। हम संदेश बना रहे हैं, हम माध्यम का चुनाव कर रहे हैं, क्यों? इन्हीं के पास तो पहुँचाने के लिए। तो ये जो हमारा मुख्य बिंदु होता है वो यही होता है। युवा, जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, कृषि हैं, गृहिणियाँ हैं, माली हैं, किशोर हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ये सारे हमारे प्राप्तकर्ता हो सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो कहीं न कहीं, कभी न कभी हम भी कभी संचारक होते हैं, तो कभी हम श्रोता होते हैं। कभी किसी चीज़ को हम सुनते हैं, तो कभी किसी चीज़ को बताते हैं।
संचार प्रक्रिया की श्रोता के ज्ञान, बुद्धि, विवेक, उसकी जो ये कह सकते हैं अभिवृत्ति है, इन सब पर निर्भर करती है। जो सफल संचार प्रक्रिया के लिए प्राप्तकर्ता के बीच एक एकरूपता और समरूपता होना ज़रूरी है। अब संचारक चाहे जितना ही अधिक परिश्रमी हो, परिश्रम कर ले, प्रभावशाली ढंग से या लाभकारी या उपयोगी संदेश उचित माध्यमों से दिखाता है, उसे मन से नहीं स्वीकारता है जो आपका प्राप्त करता है, तो संचार की प्रक्रिया आपकी असफल रह जाती है। अब जैसे हमने सबके गुण देखे, वैसे हमें ये समझना है कि श्रोता के अंदर भी तो गुण होने चाहिए। जो हमारा श्रोता है, उसके अंदर भी कुछ गुण होना चाहिए कि बस सारे के सारे गुण हमारे संकेतक में ही होने चाहिए या संचारक में ही होने चाहिए। नहीं, गुणों का भंडार सब में होना चाहिए। तो ज़रा देख लेते हैं हमारे संचारक के पास कौन-कौन सी गुण होने चाहिए। पहला गुण तो यही आ जाता है आवश्यकता का। आवश्यकता का गुण क्या है? तो संचारक जो संदेश श्रोता को दे रहा है, अगर वो श्रोता के लिए ज़रूरी है, तो उसे ग्रहण करेगा, नहीं तो वो बगल हो लेगा। जैसे अगर आपको इस क्लास की आवश्यकता है, तो आप लेंगे, अदरवाइज़ आप एक किनारे हो जाएँगे। जैसे सरसों की फसल के समय अगर मूँग की फसल उत्पादन के बारे में श्रोता को बताया जाएगा, तो वो भाग जाएँगे, वो सुनेंगे क्यों? आम के समय में आप कटहल की जानकारी देंगे, गेहूँ के समय आप धान की जानकारी देंगे, मटर के समय में आप मटर के विपरीत क्या होता है? मान लीजिए जैसे जो भी समय है, उस समय में जो फसल उत्पादन किया जा रहा है, अगर आप उससे हट के जानकारी देंगे तो क्या उसे हमारा जो श्रोता है अपनाएगा? नहीं। तो उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप उसे ग्रहण करते हैं। दूसरा है शिक्षण स्तर। तो श्रोता के शैक्षिक स्तर में जितनी अधिक समानता रहेगी, संचार प्रक्रिया भी उतनी अधिक सफल होगी। नई-नई बातों, नए औज़ार, नए उपकरण, इन सब के बारे में अगर निरक्षर और पिछड़े ग्रामीण कृषकों को बताया जाए, तो वो व्यर्थ हो जाता है। होता क्या है, उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है। उन्हें तो साक्षर और जो विकसित कृषक हैं, उनको बताना चाहिए, जो उन्हें अपना सके और उस चीज़ों को ग्रहण कर सकें। ठीक? तो हमें शिक्षण स्तर को भी ध्यान में रखकर चीज़ों को बताना होता है। ये श्रोता ने हमारे ग्रहण किया या नहीं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका शैक्षिक स्तर कैसा है। उपलब्ध संसाधन, संचारक श्रोता को वही बातें बताएँ, वही विधि सिखाएँ, वही संदेश दें, जिसे सीखने में वो सक्षम हो। उन्हें सिखाने के लिए उनके पास साधन उपलब्ध हों। जैसे जैसे अगर जो निर्धन ग्रामीण स्त्री हैं, उनको आप जैसे सूखे मेवे के जो काजू, पिस्ता, बादाम है, इनसे आप लड्डू बनाना सिखाएँगे, तो क्या वो सीख पाएँगे? उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं। ऐसे में आप उनको देसी घी से बने हुए लड्डू, वो भी ड्राई फ्रूट जो महँगे-महँगे हैं, जो उनसे आप अगर बनाने के लिए सिखाएँगे, तो क्या वो उन चीज़ों को सीखेंगे, अपनाएँगे? नहीं। तो ये भी निर्भर करता है कि जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है, वो कैसा है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराएँ। हर व्यक्ति के दिलो-दिमाग में उसकी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएँ रची-बसी होती हैं, गहरा कह सकते हैं गहरा छाप लिए होती हैं। तो श्रोता को संदेश देते समय उसकी जो सामाजिक परंपराएँ हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएँ हैं, उनको भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उन्हें ऐसी कोई संदेश नहीं दिया जाना चाहिए जो उनके धर्म, उनके संप्रदाय, उनके परंपरा, इनके खिलाफ हो। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है पूर्वानुभव। श्रोता की सीखने और स्वीकार करने पर पूर्वानुभव का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व अनुभव व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर श्रोता का पूर्व अनुभव अच्छा था, तो वो क्या करेगा? वो उसे अपना लेगा। अगर उसका जो पूर्व अनुभव है, जैसे कोई कृषक है, अगर एक बार कोई प्रसार कार्यकर्ता आया, उसने बताया कि आप नए बीज का उत्पादन कीजिए। अगर जो हमारा कृषक है, उसके खेत में अच्छी फसल हुई, उसके फसलों का उत्पादन अच्छा हुआ, तब तो वो दोबारा से नई चीज़ों को अपनाएगा।
लेकिन वहीं अगर फसल उसके बर्बाद हो गए हैं, उसको लाभ नहीं मिला है, उसको हानि हुआ है, तो क्या वो नई चीज़ों को दोबारा अपनाएगा? नहीं। तो पूर्वानुभव भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्ट है आपकी मनोवृत्ति। तो प्रसार कार्य का प्रथम और प्रमुख उद्देश्य होता है जो ग्रामीण, निर्धन, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनका कल्याण करना, ताकि वो भी विकास कर सकें, अपना अर्थोपार्जन करके अपनी जो आर्थिक स्थिति है उनका सुधार कर सकें। नई बात, नए विचार, नए तथ्य जो भी तकनीक हैं उनमें परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके लिए संचारक को विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर एक बार उनका विश्वास संचारक के प्रति हो जाता है, तब वे अपनी बातों को या उनकी बातों को मान लेते हैं, कार्यक्रमों में भाग ले लेते हैं, उनके द्वारा जो भी सिखाया जाता है उसको ग्रहण कर लेते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो ये सारी बातें निर्भर करती हैं कि एक श्रोता संदेश को कितना अपनाता है, ठीक? तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं, ये सारे फैक्टर ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक? ये आपने समझा कि संचार की प्रक्रिया क्या है, संचार के तत्व क्या हैं, प्रक्रिया क्या है। आपने एक-एक तत्व को समझा, उसकी विशेषताओं को समझा, साथ ही साथ जो आपका संचार का वर्गीकरण था, आपने उसको समझा। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अभी हमारा ये जो संचार है, इसमें अभी हमें कई पॉइंट पढ़ना है, तो शायद कल की क्लास में हमारी कल की क्लास संचार की लास्ट क्लास होगी, ठीक? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, यानी कमेंट करने का मतलब ही है प्रतिक्रिया देना, ठीक? और हो सके तो शेयर भी करिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जिन्होंने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तुरंत जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कुछ आपको फैक्ट बताए जाते हैं, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं या वहाँ पर वो पड़ा ही रहेगा, तो आप जब इच्छा हो वहाँ पर खोल के देख सकते हैं, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।